to congratulate each one of you for establishing your names in your respective fields. एक बार जोरदार तालियां हो जाए DFC के प्राइड के लिए। अब इस टॉक शो की शुरुआत करते हैं। हमने DFC के करंट बच्चों से जो भी उनकी क्यूरियोसिटीज़ है अलग अलग करियर फील्ड्स को के बारे में उनसे सवाल लिए हैं। हमारे पास टोटल 600 से ज़्यादा सवाल आए थे, उनमें से कुछ हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं जो मैं यहाँ पर आपको टॉक शो में पूछूंगी, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला सवाल ऋषभ आपसे है। आप एक IITian हैं जिसने आगे एंटरप्रेन्योरशिप में अपने करियर को बनाना चाहा। आई डोंट थिंक आपने जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया। रुचिका सरोदे जानना चाहती है कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना? हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड क्वेश्चन रुचिका, बिकॉज मुझे लगता है कि हम जो भी करते हैं सबसे पहले हमें व्हाई पूछना चाहिए। आपने मुझसे पूछा है कि व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, और मैंने खुद से पूछा था कि व्हाई लाइफ, मतलब लाइफ का पॉइंट क्या है, मैं क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है। तो मैंने काफ़ी नॉलेज लेना शुरू किया कि क्या हो सकता है। आंसर तो नहीं मिला, लेकिन एक पर्पस मिला कि मुझे 1 लाख लोगों को 10 सालों में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना है। तो अब इसके लिए मैं एक्चुअली कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता था जो ऑलरेडी ये काम कर रही है, पर मेरा पैशन चीज़ें बनाने में था, स्पेशली टेक्नोलॉजी वाइज, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया था। फिर मुझे मेरा पैशन ये था, इसलिए फिर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप चूज़ की। एंड मैं कोई जॉब भी कर सकता था, लेकिन मुझे एक वो बोलते हैं ना कि फ्रीडम चाहिए था खुद के प्रॉब्लम्स खुद चुनने के लिए और खुद के सॉल्यूशन भी खुद चुनने के लिए। तो फिर मैंने एक डिवाइस बनाया है जो डेफ लोगों को साइन लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं उनको साइन टू स्पीच में कन्वर्ट करता है। एंड मेरा गोल है कि अगले 7 सालों में मैं 1 लाख लोगों तक पहुंचा सकूँ। क्या बात, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सही जवाब दिया आपने कि आपने आपके खुद के पॉइंट्स ये किए। 1+ लाख लोगों तक आपको इम्पैक्ट करना था, सॉल्यूशन भी आपको आपका खुद का चाहिए था और आपके हर चीज़ का कंट्रोल आपको आपके पास चाहिए था, इसलिए आपने एंटरप्रेन्योरशिप को चुना। ऋषभ, आपने जो ये गोल रखा, ऐसे ही हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गोल रखता है। इनफैक्ट यहाँ आए हुए हर बच्चे का अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गोल रहा होगा। तो सार्थक मुझे जानना चाहते हैं कि किसी भी गोल के लिए अगर मुझे पाथ प्लान करना है, उसके लिए एक रास्ता प्लान करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अनदर गुड क्वेश्चन, क्योंकि वाई के बाद हमेशा हाउ आता है, हाउ डू यू प्लान अ गोल। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सार्थक ने पूछा है, लेट्स से सार्थक 8th स्टैंडर्ड में है और उन्होंने एक सपना देखा है कि मुझे IITian बनना है। तो ये तो एक विश है बस उनकी, बट जब इस सपने को टाइमलाइन मिलता है तो वो गोल बन जाता है। जैसे अगर वो 8th में है तो उन्होंने बहुत स्पेसिफिक रखना चाहिए कि मुझे 2030 में IITian बनना है। अभी एक गोल तो सेट हो गया, लेकिन इसके बहुत सारे तरीके हैं कैसे अप्रोच किया जाए, बट सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका मुझे लगता है कि वो टॉप डाउन अप्रोच होता है। जैसे आपका गोल सेट है, अब उसको आप छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड करो कि आपको IITian बनने के लिए क्या चीज़ लगेगी। जैसे कौन से एग्ज़ाम्स पास करने, मेंस, एडवांस, 12th, या कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए। इनफैक्ट अगर वो 8th में है तो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ये सब फैक्टर्स आ गए, तो उसके बाद सारे फैक्टर्स को आई थिंक उन्होंने स्टेप्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे अगर 8th में है फाउंडेशन कोर्स है, तो मेरे क्या स्टेप्स है कि मैं फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ, और क्या स्टेप्स है जो मैं फाउंडेशन कोर्स में एक्सेल कर सकता हूँ। ऐसे करके उनका एक पाथ डिफाइन हो गया। अब गोल तो बन गया, पाथ भी बन गया, लेकिन एक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने एक्शन नहीं लिया उस पर तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको हर स्टेप पे एक एक्शन लेना है, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है कि उसको रिव्यू करना फिर से कि आपने ये स्टेप लिया है, बट क्या ये स्टेप सही था, क्या ये डायरेक्शन सही थी, और क्या मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, जैसे मेरा पेस चेंज कर सकता हूँ या मेरा डायरेक्शन ही चेंज कर सकता हूँ। अगर आप ऐसे रिव्यू लेते जाओ और ये लूप में चलते जाओ तो डेफिनेटली आप आपके गोल तक पहुँच जाओगे। यानी आपके हिसाब से हमें सबसे पहले जो सपना देखा है उसको एक टाइमलाइन देना है,
टाइमलाइन को हमें स्टेप्स बताना है कि इस टाइमलाइन को कौन से टाइम पर क्या अचीवमेंट होना चाहिए, यानी मिनी माइलस्टोन्स हम कहेंगे कि हमें सेट करना है, उनके हिसाब से काम करना है और हमारे एक्शंस को रिव्यू करते रहना है। ऑल राइट। यश, क्या आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये कि पाथ कैसे चूज़ करना है। सो सिंपली मैं ये बोलूँगा कि 3 चीज़ों में डिवाइड करो। अभी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हियर आर फ्रॉम देयर स्कूल डेज एंड दे हैव टू डिसाइड देयर करियर। सो आई वुड से कि 3 चीज़ें देखो, आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है क्या, नंबर 1। सेकेंडली, आप वो जो फील्ड चूज़ कर रहे हो, आर यू गुड एट इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे हाँ बस इंटरेस्ट है बट आता कुछ नहीं है। सो यू शुड बी गुड एट इट। एंड थर्ड, कैन यू अर्न आउट ऑफ इट और यू कैन सपोर्ट योर फैमिली। वरना आजकल इंस्टाग्राम रील्स बनाने में तो गुड भी सब लोग है, इंटरेस्ट भी सबको है। सो थिंक इन दीज 3 वेज कि इंटरेस्ट है क्या, आर यू गुड एट इट, एंड कैन यू सपोर्ट योर फैमिली थ्रू इट। If these 3 objectives are getting fulfilled, then you decide your goal accordingly. वरना रोज ऐसा चल के होता है कि आज मैं बोलता हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, फिर मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ, फिर मुझे बोर होने लगता है, फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं अभी IIT करता हूँ। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसके लिए ऐसा एक होलिस्टिक अप्रोच रखो कि तीनों चीज़ अगर फुलफिल हो रही है, देन इन दैट वे यू कैन चूज योर पाथ। राइट। बच्चों, ये लिख के रखने जैसा पॉइंट है कि 3 चीज़ें आप आपके करियर को चूज़ करते हुए दिमाग में रखिए कि आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं, क्या आप उसमें अच्छे हैं, आर यू गुड एट इट, और आप उसमें से क्या आउटपुट देने वाले हैं, क्या अच्छा आप उसमें से करने वाले हैं, आपके खुद के लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी। ऑल राइट। कुणाल खेड़के, विराज दगड़कर, अवनीश तख्ते एंड पीयूष गायकवाड़ ये सब जानना चाहते हैं कि नीट में 650 प्लस मार्क्स किस तरीके से लाए जाए। नीट में 650 प्लस मार्क्स, अभी सबको ऐसा ही लगता है कि नीट है, मेडिकल है, गवर्नमेंट कोटा चाहिए, अच्छे कॉलेजेस चाहिए, सो यू वांट गुड मार्क्स। सो टू कीप माय आंसर शॉर्ट, आई वुड से इन 2 थिंग्स। 1, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। एक्सीलेंसी उसी से है कि अगर तुम सब्जेक्ट सीख लो, इतना अंडरस्टैंड होना चाहिए कि तुम किसी और को समझा पाओ वो पूरा सब्जेक्ट, पूरा उसको एक्सप्लेन कर पाओ। Who is not from that particular subject, he should be also able to understand that complete subject. इतना आपका concepts clear होना चाहिए. That is number 1. And number 2, timing and time management and उसका practice. अभी प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर ऐसा कुछ करोगे टाइमर के साथ, वरना होता ऐसा है कि जैसा अगर क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस रहे तो 6 तो सब लोग ही मार लेते हैं, बट जब रियल मैच आती है तो 0 पे आउट हो जाते हैं। सिमिलरली एग्ज़ाम में भी, छोटे मोटे एग्ज़ाम में सब लोग ही स्कोर करते हैं, बट जब पूरा 3 आवर्स का पेपर रहता है जिसमें पूरे तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ आते हैं, देन यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्कोर। दैट इज़ वाई ऑलवेज कीप प्रैक्टिस बाय इन कंप्लीट 3 आवर्स पूरा पेपर साथ में रखें। सो आई कंप्लीटली अग्री। और ये सिर्फ नीट के बारे में नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे आपने अभी पढ़ाई के हिसाब से इन चीज़ों को बताया, अनुश्री शेट्टे जानना चाहती है कि मेंटल एबिलिटी, ये सब्जेक्ट जो डीएफसी में पढ़ाया जाता है, इसका मेडिकल फील्ड में क्या यूज़? मेंटल एबिलिटी मैं डीएफसी में यहाँ पे सीखा था। यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे थे। दे क्रिएटेड एन इंटरेस्ट इन माई माइंड फॉर मेंटल एबिलिटी बिकॉज ऑफ देयर वे ऑफ टीचिंग एंड देयर कॉम्पिटिटिवनेस। मेंटल एबिलिटी से ऐसा तुम बोल सकते हो कि you can think in multiple directions at one particular point of time for that question in a limited amount of time. So that not just helps in your exams but also in your career. Very short में quick decisions लेने के लिए mental ability helps. Even in medical field, when you are operating something, you have to take quick decisions in a very short time because कोई अगर ऑपरेशन कर रहे हैं, तुम लोगों ने इंसिजन ले लिया है, तो यू हैव टू थिंक वेरी फास्ट एंड मल्टीपल डायरेक्शंस एक साथ सोचने पड़ते हैं। दैट इज़ वाई यू नीड दैट थिंकिंग, इट शार्पन्स योर माइंड एंड इम्प्रूव्स योर थिंकिंग। राइट।
मतलब डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, ऐसे स्किल्स इंप्रूव करता है मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट। शायद इसी वजह से मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एक सब्जेक्ट माना जाता है। ऑल राइट, अब मेडिकल फील्ड से थोड़ा इंजीनियरिंग फील्ड के पास आते हैं। सार्थक, करीब 42 क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं वांटिंग टू नो योर जर्नी। आपकी डीएफसी और आईआईटी की लाइफ कैसी थी, आपने खुद के लिए क्या गोल रखा था और आपका प्रिपरेशन पैटर्न क्या था? हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक डीएफसी फॉर गिविंग मी दिस चांस टू स्पीक हियर। मोरओवर, अगर मेरी जर्नी की बात की जाए तो मेरी जर्नी की शुरुआत मेरे पापा से होती है कि 5th स्टैंडर्ड में उन्होंने फिर बचपन से ही अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे उनसे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, जैसे स्कूल में NSO, IMOs एंड ऑल दिस थिंग्स। और फिर 5th स्टैंडर्ड में मैंने महाराष्ट्र स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दी और उसके बाद जो भी 6th में होमी बाबा एग्ज़ाम एंड आफ्टर दैट सो इट वाज अ सीरीज ऑफ एग्ज़ाम्स एंड मोर ओवर उसके बाद में फिर 7th स्टैंडर्ड में DFC से मुलाकात हुई क्योंकि मेरा भाई भी DFC में पढ़ता, सो एंड नॉट कनेक्शन बिकॉज ऑफ दैट। सो फिर DFC का जो एक पैटर्न था हमेशा जो मैंने अडॉप्ट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो ये था कि हमेशा एक साल, अभी मैं फॉर एग्जांपल आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, सो आई हैव टू ओनली फोकस कि मैं 6th स्टैंडर्ड में किस पे फोकस कर रहा हूँ, कौन सी एग्ज़ाम है, उसके लिए क्या चाहिए। सो बहुत दूर का मैं नहीं सोचता था, इट वाज ऑलवेज अराउंड कि इस साल क्या करना है और उसके लिए क्या मुझे रिक्वायरमेंट्स है और क्या पढ़ाई करना पड़ेगा। सो इसी तरह मेरा DFC में जो जर्नी था वो शुरू रहा। आफ्टर दैट इन 10th स्टैंडर्ड भी मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे मैथ्स और फिज़िक्स में जो इंटरेस्ट है वो मेरा ज़्यादा है, तो इसी वजह से मैंने PCM चूज़ किया। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई टुक JEE एंड डिड अ क्वाइट गुड स्कोर। सो मेरा जो प्रिपरेशन की बात की जाए अगर 11th 12th की, सो इट वाज क्वाइट सिंपल कि क्लासेस होते थे 8 से 12-15 तक एंड आफ्टर दैट बहुत ही मैं एक मतलब टाइम टू टाइम स्लॉटिंग करता था कि इस टाइम में मुझे ये करना है या फिर जो भी हो कि मॉड्यूल सॉल्विंग करना है या फिर कुछ रीडिंग करना है, कुछ थ्योरी मटेरियल है जो सर्च करना है या फिर कुछ नेट पे देखना है, क्योंकि एडवांस के लिए कुछ चीज़ें लगती थी कि जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स पढ़नी पड़ती है। सो ये सभी चीज़ें मैं प्लान आउट करता था कि मेरा डेली टास्क क्या है, इसी तरह मेरे वीकली टास्क क्या है, मेरे मंथली टास्क क्या है, और इसी हिसाब से मेरा जो 11th और 12th का जर्नी था वो कंप्लीट हुआ। सो मोर ओवर अपार्ट मूविंग फ्रॉम दैट टू IIT लाइफ, सो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है देन 11th एंड 12th, बिकॉज वहाँ पे हर एक बंदा जो आप देख रहे हैं, हर एक जो बच्चा है वो किसी ना किसी फील्ड में बहुत कुछ कर रहा है। सो लाइक everyone is doing great at something and he is better than you, so it is not like you are better in any field because हर फील्ड में आपसे कोई बेटर है। तो ये जो फीलिंग है ये काफ़ी नई फीलिंग है जो IIT मद्रास में जाके पता चली, और इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जो है वहाँ पे होते हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो हो गए या फिर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हो गए, हैकेथॉन्स हो गए, केस कॉम्पिटिशन्स हो गए, सो इट इज़ क्वाइट एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस सो फार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इनफैक्ट ये कंटिन्यूस कॉम्पिटिटिव माहौल में आप रहे जिस वजह से एक तरीके से कंटिन्यूसली ग्रो करने की हैबिट आपको लगती रही। लाइक यू सेड 5th स्टैंडर्ड से यू वर पुश्ड इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपको हर वक्त ये पता था कि देयर इज अ माइलस्टोन दैट आई हैव टू अचीव एंड दिस काइंड ऑफ कंपटीशन इज देयर एंड एवरी टाइम यू वर पुशिंग टुवर्ड्स दैट गोल, और धीरे धीरे आप इतने बड़े मुकाम पर आ गए। सो इट्स वेरी नाइस टू हियर दैट। सार्थक, अवधूत वाल्वे ने आपसे ये सवाल किया है कि आपके ओपिनियन में इंजीनियरिंग की कौन सी स्ट्रीम बेटर है? इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। ये सवाल हर एक 11th और 12th में जाने वाले बच्चे के मन में होता ही है कि स्ट्रीम कौन सी बेटर है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्ट्रीम कौन सी बेटर है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके चॉइसेस क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है और आपके फ्यूचर स्किल्स क्या होंगे जो आपकी स्ट्रीम डिसाइड करेगा। सो अगर मैं एक फ्रेमवर्क बताऊँ
जो कि नेट पे भी आपको मिल जाएगा कि कंप्यूटर साइंस गिव्स द बेस्ट पैकेजेस एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू से फॉर एंड ऑल्सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू मूव फ्रॉम देयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, तो वो जो 2 ब्रांचेस है वो आपको एक फ्यूचर जो है जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया या फिर EVs हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करता है. सो एवरी ब्रांच हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स. या ओके, बट अभी जो एक कंसेप्ट है ड्यूअल डिग्रीज का, जैसे आई हैव हर्ड ऑफ मैकेट्रॉनिक्स या समथिंग, डू यू हैव अ व्यू ऑन दैट? यस श्योर. एक्चुअली आज के इसमें एज में देखा जाए तो जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है. यानी जहाँ एक से ज़्यादा दो मतलब जैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स हो रहे हैं, इस तरीके से. जी मैम. ओके ओके ओके. आई थिंक जितनी स्ट्रीम्स इंजीनियरिंग में है उतनी ही आज स्ट्रीम्स रिसर्च में भी है. सो लेट्स कम टू योर जर्नी नाउ अंशुल. गायत्री सावले जानना चाहती है कि आपने इस फील्ड को एम कैसे किया, एंड आस्था करवा जानना चाहती है कि क्या बचपन से आपका यही गोल था या कभी आपने कोई कंफ्यूजन फेस किया या आपके गोल्स कहीं आपने चेंज किए? First, thank you so much for giving me this opportunity. I'd like to start with the Astha's question. तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं बहुत कंफ्यूज था. एक टाइम पे आई वाज होपिंग कि मैं कभी कलेक्टर बन पाऊँ, मैं कभी डॉक्टर बन पाऊँ, बट विद टाइम मुझे जैसे जैसे पता चला कि उन जॉब्स की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, मेरी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स, मुझे कैसा मेरा फ्यूचर दिख रहा है, उस हिसाब से मेरी चीज़ें क्लियर होती गई. जैसे यश भैया ने भी बोला कि विद टाइम विद रिक्वायरमेंट्स आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको फ्यूचर में कैसे एक्सपेक्टेशन चाहिए. तो उसी तरह से मेरा कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर होता गया. कन्फ्यूजन विद टाइम विद इंफॉर्मेशन ही दूर होगा, और उसके लिए आप बेस्ट एक ही चीज़ कर सकते हो, ट्राई टू मीट, इतने लोगों से मिलिए, इतनी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आंसर की क्लैरिटी आपको खुद आ जाएगी. टेकिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इसीलिए मैंने मेरे एक अंकल भी थे जो रिसर्च में थे, मैंने उनसे एक बार बात की थी. तो रिसर्च की एक जो चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है कि उसमें आपको एक यूनिक स्किल होती है कि किसी चैप्टर को या किसी सब्जेक्ट को जिसका आपका कोई रिलेवेंस नहीं है, उसको आपको जल्दी से मास्टर करके उसमें की चीज़ें सॉल्व करनी होती है. ये मुझे मेरे ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज लगा, एंड इसीलिए आई वॉज होपिंग कि इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करूँ और जिसको जितना आगे ले सकूँ लेके जा सकूँ, मैं लेके जाना चाहता हूँ. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. Nidhi, what about you? How did you select this career for yourself? Okay, I'm really humbled to be here. Basically, I am not from the very conventional careers, as you can see. I'm not an engineer, I am not an entrepreneur, I am not a doctor. I am a designer. I'm sure most of you don't even exactly know what is Nidhi, the it's a design. request कि आप हिंदी और इंग्लिश साथ में बात करें. Sure. तो फिर जो डिज़ाइन की फील्ड थी वो मेरे लिए खुद के लिए भी बहुत नई थी. मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है. आई न्यू दैट आई एम नॉट वेरी गुड एट बायोलॉजी और मगिंग अप थिंग्स. तो मुझे ये पता था डॉक्टर बनना और उस रेस में बाकी लोगों के साथ खड़े रहना मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल होगा. बट मुझे ये भी पता था कि मेरा मैथ्स अच्छा है, इसलिए मुझे काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि इंजीनियरिंग कर लो. बट ऐसा होता है कि ओनली बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ नाइस दैट डजंट मीन दैट तुम वही सारे कन्वेंशनल फील्ड्स में जाओ. जैसे यश भैया ने अभी बताया, दैट वाज व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग एट माय ओन इंटरेस्ट कि मैं किन चीज़ों में अच्छा कर पा रही हूँ, किन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है. तो तब आई गॉट टू नो दैट एकदम जो लास्ट मिनट थिंकिंग होती है, जो क्रिएटिवनेस होता है, या फिर ड्राइंग मान लो, ये सारी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है. एंड दैट टाइम आई केम अक्रॉस अ फील्ड जो इसके लिए एकदम एप्ट थी, दैट इज़ कॉल्ड एज डिज़ाइन या आर्किटेक्चर. इसमें वही सब करना होता है कि तुम विजुअलाइज कर रहे हो, तुम जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है उसको ईजी बना रहे हो. तो दैट इज़ हाउ आई चोज द फील्ड ऑफ डिज़ाइन. जैसे जैसे मैं इसके लिए पढ़ाई कर रही थी मुझे और पसंद आने लगी फील्ड, एंड दैट इज़ हाउ आई न्यू दैट आई एम इन द राइट फील्ड. वेरी नाइस. अल्टीमेटली इट कम्स डाउन कि आप खुद को पहचानें, खुद के इंटरेस्ट को पहचानें, ये जानें कि व्हाट यू आर गुड एट, और आप उस सपने को परसू करते रहें.
निधि, एक और सवाल है आपसे जो वेदांत भुजंग ने पूछा है कि आपका टाइम टेबल कैसा होता था, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ये उसके एप्ट वर्ड्स है। थैंक यू वेदांत फॉर दैट क्वेश्चन। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर फील्ड के हिसाब से शायद ये अलग अलग होगा, बट मैं मेरी पर्सनल जर्नी बताऊंगी। सो मैं DFC में ही थी फॉर माई 11th एंड 12th। तो तब ऐसा था कि मेरे 5 घंटे तो DFC के क्लासेस होते थे, जिसमें 4 घंटे 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में सीखती थी, नेमली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी। उसको छोड़ के 1 घंटे का लंच ब्रेक होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज आई एम फ्रॉम द क्रिएटिव फील्ड, मुझे अलग से मेरे ड्राइंग के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करने पड़ते थे, जिसके लिए हमें अलग से ड्राइंग के क्लासेस लगाने पड़ते थे। सो दैट यूज्ड टू बी लाइक नियरली 2 times a week, बट वो क्लास भी 4-4 घंटे होता था। तो इधर ही अगर आप देखो तो क्लासेस में ही 9 घंटे चले जाते थे। और जिस दिन क्लासेस नहीं होते थे, ये जो बाकी के 4 घंटे थे, वो एनी विच वेज ईदर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर PCM, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर ये जो मेरे ड्राइंग वाले क्लासेस थे जिसमें सिर्फ ड्राइंग नहीं होता है, मेंटल एबिलिटी होता है, GK होता है, उसके वर्कशीट्स मिलते थे, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता था। सो ईजीली लाइक डेडिकेटेड स्टडी ऑफ 9 hours इफ़ यू डू, आई थिंक दैट इज़ इनफ, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। अगर कुछ लाइफ में अच्छा अचीव करना है तो उसको शॉर्टकट नहीं मिलेगा, उसको आपके एफर्ट्स ही जीत सकेंगे। अच्छा, जहाँ बात टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट की हो रही है, सार्थक आपसे एक सवाल है। समर्थ सांगेकर ने जो किया है कि टाइम बचाने के लिए रेगुलर स्टडीज़ में अगर मैं AI का यूज़ या गैजेट्स का यूज़ करता हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये मैं कितने रेगुलरली कर सकता हूँ? एक्चुअली अगर देखा जाए तो गैजेट्स या फिर AI का जो यूज़ है, या फिर आप AI पे और गैजेट्स पे कम्प्लीटली डिपेंड भी नहीं हो सकते हैं और आप कम्प्लीटली उनसे भाग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक Right. पार्ट हो गया है आज के लाइफ का। सो मैं इतना ही कहूँगा कि आप कंसेप्चुअलाइज जो है वो खुद करिए, और आपका जो डर्टी वर्क है या फिर आपका जो आई विल से मतलब आपका रिविजनल वर्क, जो रिविजनल वर्क है वो आप AI से करवाइए। राइट। मतलब जो आपको सपोर्ट करने का काम है वो AI काफ़ी अच्छे से कर सकता है, बिकॉज AI गिव्स यू अ पर्सनलाइज्ड अप्रोच, पर्सनल, आपको जो पर्सनलाइजेशन है और जो सपोर्ट का काम है वो AI अच्छे से करता है, बट कंसेप्चुअलाइज का काम नहीं करता है। राइट। तो फिर- मतलब लेवल 1 पढ़ाई जो है वो आपको ही खुद से करनी है, और आपका टाइम टेबल मैनेजमेंट हो या आपके लिए एक शेड्यूल बनाना हो या आपसे रिविजन करवाना हो, इस चीज़ों में आप AI का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? यस, ऑल्सो जो बात है कि इफ द एफर्ट्स जो आपको डालने चाहिए वो अगर AI रिप्लेस कर रहा है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज यस, सो एफर्ट्स आपके किसी भी तरीके से आपके खुद के गोल के लिए कम नहीं होना चाहिए। यस मैम। डू यू ऑल अग्री टू दिस? ओके, ठीक है। जहाँ तक डिस्ट्रैक्शंस की बात हो रही है, क्योंकि गैजेट्स और AI को इजीली डिस्ट्रैक्शंस में भी हम मान सकते हैं, बट नाउ कमिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट फ्रेंड्स। सो यश, ये सवाल मैं आपके पास डायरेक्ट करूँगी कि फ्रेंड्स को कितना टाइम देना चाहिए, फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, फ्रेंड्स पढ़ाई में कैसे होने चाहिए, ऐसे कई सारे सवाल आए हुए हैं हमारे पास। मैं ऐसा बोलूँगा कि फ्रेंड्स सब होने चाहिए, सब सारे फील्ड्स के फ्रेंड होने चाहिए, अच्छे खराब जो भी है, जैसा भी आपको लगता है, आपका जैसा ओपिनियन है उनके बारे में, सब फ्रेंड्स होने चाहिए। हाँ, बस पास कौन आना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। अगर वो पास कौन आता है, इफ़ ही इज़ टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम, इफ़ ही इज़ टू कैजुअल इन हिज लाइफ, और इफ़ ही इज़ टू मच कॉम्पिटिटिव, दैट माइट विच माइट लीड यू टू डिप्रेशन, देन स्टे अवे फ्रॉम दैट। राइट, मतलब आप कह रहे हैं कि हम हमारे अराउंड सर्कल्स बिल्ड करें, कि सबसे नियर सर्कल में कौन होने चाहिए, थोड़े दूर के सर्कल में कौन होना चाहिए, किसका क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए, ये हमने खुद ने डिसाइड करना है। Yes, and try to find friends जिनका who are traveling in the same boat as you are, जिसका और आपका वेवलेंथ मैच हो, जो दोनों आप एक साथ हो, जैसे एक ही फील्ड में हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि आपके गोल्स या फिर आप एक दूसरे को मोटिवेट कर पा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, राइट। या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट है वो करने के लिए।
बहुत ही सही वर्ड यूज़ किया यश ने कि आप अगर सेम बोट में हैं तो आप बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी जर्नी के पॉइंट्स भी मैचअप होंगे। एक दूसरे से आपका आपके प्रॉब्लम्स को लेके भी डिस्कशन हो सकेगा और एक दूसरे को मोटिवेट करने का भी प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सो दैट हैज़ टू बी द मोस्ट नियर वाला सर्कल। बाकी हर तरीके के फ्रेंड्स रखने के लिए यश कह रहे हैं, बट जो सबसे नज़दीक है वो आपको बहुत सोच समझ कर चुनना है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ यश ने अपने दोस्तों के बारे में बताया है, आपके स्कूल डेज में से भी आपके ऐसे ही फ्रेंड्स रहे थे? मैं पूरे क्लास से ही पूरा फ्रेंडशिप था, सब लोग साथ में थे, सब लोग साथ में ही खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, पतंग उड़ाते थे। ओके ओके। बट इट डिपेंड्स ऑन योर फील्ड और व्हाट यू आर डूइंग। As far as studies are concerned, as far as school days and studies are concerned, I would say कि ऐसे दोस्त रहे मेरे जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे एंड मैं उनको सिखाता रहा। Okay. So there was always a healthy competition among us and never any kind of jealousy और Right. एक दूसरे का पैर खींचो ऐसा टाइप नहीं था। So हेल्दी कंपटीशन हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। yes, राइट, फ्रॉम योर स्कूल डेज। Yes. तो स्कूल डेज की अगर बात करते हैं तो आपके डीएफसी डेज पे बात करते हैं। आप आपके डीएफसी डेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे ऋषभ? तो मैं एक्चुअली पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे स्कूल में। जैसे मुझे याद है मेरे 6th में 62% थे, 7th में अच्छा। ऐसे ही कुछ 70% थे। ये इसलिए था क्योंकि स्कूल का पैटर्न मुझे पसंद नहीं आता था। वो नरेट करते थे टीचर्स टेक्स्ट बुक का, एंड जो लास्ट में क्वेश्चन है उसके वो खुद ही आंसर देते थे, और एग्ज़ाम क्या थी तो आप कितने प्रॉपरली वो आंसर कॉपी कर सकते हो आपके एग्ज़ाम शीट में। तो ये पैटर्न मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर मैं 8th में डीएफसी में आया और मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्कूल के बच्चे एक साथ थे और टीचर्स कंसेप्ट समझाते थे, ना रटने लगाते थे। Okay. रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है, और बहुत अच्छे टीचर्स थे। फिर एक्चुअली डीएफसी की वजह से ही मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में भी पता चला। राइट, सेम एज सार्थक। यस, तो वो एक में कि क्या तेरे से हो पाएगा, क्या ये फील्ड तेरे लिए सही है। एक पॉजिटिव मोटिवेशन फ्रॉम पेरेंट्स इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर अ चाइल्ड। ये मैं सारे पेरेंट्स को बताऊंगी कि आपका बच्चा थोड़ा भी अच्छा कर रहा हो तो मोटिवेट हिम, दैट मोटिवेशन विल गो लॉन्ग वे। तो मेरे केस में यही हुआ, दे हैड शोन अ लॉट ऑफ बिलीव कि मैं कर लूँगी, जो भी मैंने चुना है वो सही चुना है। सो दिस इज हाउ दे वर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग माई एंटायर जर्नी। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस जवाब के लिए। ऑल राइट, यहाँ हम हर चीज़ बच्चों के ग्राफ में डाउनफॉल आता है, तब आप उसे कवर अप कैसे करते हैं, या अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं तो आप अपना मोटिवेशन वापस कैसे लाते हैं? अंशुल, वुड यू लाइक टू शेयर योर थॉट्स ऑन दिस? श्योर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये समझे कि आपका जब डीमोटिवेट हो या आपका ग्राफ डाउन जाए तो आप खुद को कैसे वापस ला सकें। तो एक तो मैं बोलता हूँ कि ग्राफ डाउन जाना इज़ अ ब्लेसिंग। ये कभी ना कभी हम में से सबके साथ हुआ ही है और सबके साथ होना भी चाहिए। ये आपकी कैपेसिटी बढ़ा देता है ज़िंदगी में आगे आने वाले स्ट्रेस को संभालने की। इसके साथ ही यस, तालियां बजा सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। यस, तो और इसी के साथ साथ आपके धैर्य की ये टेस्ट होती है कि आपका जो रिजॉल्व है, आपका जो इच्छा है ये गोल को पूरी करने की, वो आपको किस तरह से कितना मेहनत करने के अलाउंस देती है कि आप उस डाउनफॉल से भी वापस कैसे उठ सको। राइट। यस, और डीमोटिवेशन के बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि डीमोटिवेशन ये आपका रिएक्शन होता है। दिस इज़ योर ओन रिएक्शन टू द थिंग। आपका रिजल्ट खराब आया तो आपने उसको डीमोटिवेशन की तरह लिया है। डीमोटिवेट कोई ऐसा आपको कर नहीं सकता, डीमोटिवेशन आप खुद को करते हो। राइट। तो उसमें एक ये चीज़ है कि डीमोटिवेट को किस तरह से लेना है, किसी रिजल्ट को किस तरह से लो, इससे ही आपका डीमोटिवेशन हट सकता है। और उसके अलावा तो डेफिनेटली कि आप अपने अराउंड, जैसे यश भैया ने बताया, कि इस तरह के दोस्त रखिए जो आपको मोटिवेट करे, इस तरह के लोग रखिए जो आपको ट्रीट करे या आपको फैमिली ट्रीट करे कि जो आपको आपके पिछले सेल्फ से वापस मिला सके।
वाह, Yes. बहुत ही सही पॉइंट बोला है अंशुल ने कि डी उपज है, किसी भी रिजल्ट को किस तरीके से लेना है ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। यश, आई थिंक एक बहुत सिमिलर क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया है जो अंशुल के ही पॉइंट को ऐड करता है कि डीमोटिवेशन तो चलो ठीक है, बट आई वोंट टेक द नेम क्योंकि ये स्पेशली यहाँ पर बोला गया था कि वी डोंट वांट आवर नेम हियर, बट हम जजमेंट किस तरीके से फेस करें, चाहे पेरेंट्स की हो चाहे फ्रेंड्स की हो। अगर कम मार्क्स आते हैं तो डिसरिस्पेक्ट फेस करना पड़ता है या जजमेंट फेस करना पड़ता है, तो हम इस चीज़ से किस तरीके से लड़ें? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। नॉट जस्ट मार्क्स, लाइफ में भी ऐसा ही है। अपने इनर एकदम क्लोजेस्ट फ्रेंड से लेके दूर के फ्रेंड तक सब जगह पे जजमेंट रहता है, सब जगह True, पे एवरीवन true. इज जजिंग, एवरीवन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड ओन थिंकिंग एज टू हाउ टू डील विद दिस। मैं मेरा पर्सपेक्टिव बताऊं तो मैं दो चीज़ें बताऊंगा। नाउ एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न विद मार्क्स, आई वुड से फर्स्ट थिंग, इफ यू आर फेसिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू लाइक ऑन योर फेस, गिव देम अ बिग स्माइल एंड एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट इट कि तुम्हारे कम मार्क्स है, जो भी रहेगा। फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट इट। सेकेंड थिंग, स्माइल देने के बाद मन ही मन में बोलो कि देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट एग्जाम, आई विल शो यू माय पोटेंशियल इन द नेक्स्ट एग्जाम। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां इस जवाब के लिए। एग्जाम्स तो लाइफ में हमेशा ही रहने वाले हैं। यहाँ एक एक स्टैंडर्ड आगे बढ़ते ही जाते हैं, Right, एग्जाम्स रुकते there नहीं is हैं। always a There is next always a next exam जिसमें I will show what I can do as my potential. राइट, इफ आई सम अप योर एंड अंशुल्स आंसर कि जो भी इमोशन होगा बस उसको अपने फेवर में यूज करो। डीमोटिवेशन है तो उसको भी यूज करो कि मुझे और क्या करना है, गुस्सा है जजमेंट का, डिसरिस्पेक्ट का, तो उसे भी खुन्नस में बदलो, आई वुड से। सो किसी भी इमोशन को आप आपके फेवर में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस दिखा के ये देखना चाहिए। ऑल राइट, Without criticizing them, ऑफ कोर्स, why did you say this or anything? Right. Accept it and let your marks speak for yourself without you saying anything. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सार्थक, राधिका देशमुख का एक बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो आपसे है कि डीएफसी के मॉड्यूल्स के सचमुच हेल्पफुल होते हैं? डीएफसी के जो मॉड्यूल्स होते हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स या मेगा टेस्ट में कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम्स, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कभी भी 100% प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं। तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपके जो मॉड्यूल्स है, जो आपका सॉल्विंग मटेरियल है, वो भी 100% प्रेडिक्टेबल हो, या फिर आपके जो मेगा टेस्ट हैं। राइट, सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप जब भी सॉल्व कर रहे हो, या आइदर मेगा टेस्ट और आइदर योर मॉड्यूल्स और व्हेन यू आर रीडिंग देम, कि आप एक्सपेक्ट करें कि कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स आए, ताकि आपके ब्रेन को वो एक आदत पड़ जाए कि आप जो ये चीज़ें हैं, देयर विल बी ऑलवेज बी समथिंग विच विल बी आउट ऑफ द बॉक्स। राइट, आप आउट ऑफ द बॉक्स के लिए भी रेडी हो सके, और डीएफसी की मॉड्यूल्स उस चीज़ को भी कवर करते हैं। ऑल राइट निधि, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अक्षरा वैसाल का आपसे सवाल है कि आपने जब डीएफसी ज्वाइन किया था और डिज़ाइन में करियर बनाने के लिए डीएफसी को चुना था, तो आपको डीएफसी से क्या स्पेसिफिक हेल्प हुई? लाइक वी टॉक्ड अबाउट डीएफसी मॉड्यूल्स, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द हेल्प फॉर यू? ओके, तो मैंने DFC व्हेन आई वाज इन 7th तब ज्वाइन किया था, एंड जितने भी मेरे टीचर्स अभी भी यहाँ हैं, आई एम 100% श्योर वो आपको यही बताएंगे कि 7th में मैं एकदम मस्तीखोर ना पढ़ने वाली बच्ची थी, बिकॉज तब मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, बिकॉज आई थिंक व्हाट यश सेड और व्हाट लाइक एवरीबडी हियर इज सेइंग कि स्कूल का जो सिलेबस होता है वो बहुत मोनोटोनस वे में तुम्हें सिखाया जाता है। बट देन जब मैंने 7th स्टैंडर्ड में DFC ज्वाइन किया, तब लाइक जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है वो मेरे अंदर जाग उठा। देन टीचर्स ने मुझे पर्सनली जानने की कोशिश की। सो धीरे धीरे करते करते ऐसे पर्सनल टिप्स जब मुझे मिले टीचर्स से, तब एक पर्सनलाइज्ड हेल्प हुई और अपने आप ऐसे लगने लगा कि ओके, आई एम नॉट अ बैड स्टूडेंट, इट्स जस्ट दैट आई वाज नॉट टॉट इन द राइट वे। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो मेरे लिए DFC ने किया। आई एम वेरी श्योर माई मॉम कैन ऑल्सो वाउच फॉर इट,
डीएफसी में आने के बाद मेरे मार्क्स बहुत सडनली इंक्रीज हुए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू किया या ऐसा कुछ, इट्स जस्ट दैट आई वाज टॉट इन अ वे जिस चीज़ में मेरे को ज़रूरत है, जिस वे में मुझे समझ रहा है। क्या बात है, इसके लिए तो डीएफसी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती है। ऑल राइट, यहाँ से आगे मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो मुझे जिस चिट पे जिस तरीके से लिखकर मिले थे, मैं वैसे ही उनको पढ़ रही हूँ बिकॉज दीज क्वेश्चंस डिजर्व दैट। सो इसमें पहला सवाल आपसे है ऋषभ। श्रीराम गुड़ से आपसे पूछ रहे हैं कि मैं यंग एज में ही बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकता हूँ? सो इन एनीथिंग इन लाइफ आई जस्ट सेड कि वाई से शुरू करो, तो आप बिज़नेस की शुरुआत भी वाई से करो कि मैं अगर सोच रहा हूँ मुझे बिज़नेस करना है तो क्यों करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फ्रीडम चाहिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है या किसी को कुछ प्रूव करना है खुद को या पेरेंट्स को या किसी को। बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिज़नेस में आपको बहुत टाइम डालना पड़ेगा, तो आप पहले डिसाइड करो कि क्या आप वो अफोर्ड कर पाओगे। जैसे आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स है, डीएफसी के है, वो अलग पढ़ाई है प्लस बिजनेस, तो आपको वो रिस्क सोचना पड़ेगा पहले कि क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर आपने ये सोच लिया तो एक्चुअली बहुत लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि भैया आपका आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे भी कोई आइडिया दे दो, मुझे एक स्टार्टअप करना है। बट इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि यू शुडंट चेज आइडियाज़, यू शुड चेज प्रॉब्लम्स। आपने आपके आसपास देखना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है जो कोई चीज़ बहुत स्लो है या एक्सपेंसिव है या अनोइंग है या है ही नहीं। राइट। ऐसी कोई चीज़ ढूंढिए जो एक्चुअली लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है। सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगा कि स्टार्ट स्मॉल। जैसे लेट्स से किसी स्टूडेंट ने अपने स्कूल में कोई प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया है, लेकिन वो सोचेगा कि ये प्रॉब्लम तो हर स्कूल में रहेगा, तो मैं सारे स्कूल्स को सॉल्यूशन दे दूँगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन योर स्कूल, सॉल्व इट देयर, एंड फिर आप एक्सपांड करो, तो आप बेटर कर पाओगे अपने बिजनेस में। एंड फाइनली आई वुड से जैसे अंशुल ने बोला था डिमोटिवेशन के बारे में, आई थिंक डिसिप्लिन शुड बिल्ड मोटिवेशन। ओके। लाइक मोटिवेशन इज इमोशनल, ये आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन इज़ अ हैबिट, इट शुड स्टे। सो वी हैव डिसिप्लिन एंड ये सब आप कर लोगे तो आई थिंक आप बेटर कर पाओगे अपने। क्या बात है, आई अग्री टू ईच वन ऑफ योर पॉइंट्स एंड नॉट जस्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ये लाइफ में भी लागू होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन होना ही चाहिए। यू शुड स्टार्ट स्मॉल एंड देन बिल्ड योर पाथ एंड यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ व्हाई। डेफिनेटली ये हर चीज़ लागू होती है। अंशुल, अगला स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो प्रतीक मुंडे ने लिखा है, और ये मैं वर्ड टू वर्ड रीड करना चाहूँगी। Should you work to improve India with a corrupt government or else migrate to another country? Answer honestly, no sugarcoating. This is the exact language जिसमें ये सवाल लिखा गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। अगर विदाउट फिल्टर मैं बोलूँ तो सिर्फ अगर करप्शन का सोचे या ऐसी चीज़ों का सोचे कि बाहर ज़िंदगी बेटर होगी, आई थिंक वो रॉन्ग मोटिवेशन रहेगा अब्रॉड जाने का। अपॉर्चुनिटीज़ अगर डेफिनेटली बहुत बेटर हो तो कंसिडर करना चाहिए, पर सिर्फ ये सोच के कि बाहर की ज़िंदगी बेटर होगी, मुझे लगता है कि वो मोटिवेशन थोड़ा सा गलत है। क्योंकि अभी मैं एप्लीकेशंस भी कर रहा था, मेरे सारे दोस्त हम अलग अलग कंट्रीज़ का अप्लाई के एप्लीकेशन के लिए पढ़ रहे थे, तो हर कंट्री के अपने अपने प्रॉब्लम जब देखने जाओ तो बहुत होते हैं। अभी यूएस में अलग ही सीन चल रहा है, यूरोप में अपने अपने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे खुद के प्रॉब्लम्स ना हो। उसके अलावा एक होप हमेशा ये रहेगी कि करप्शन अगले जनरेशन थोड़ा सा हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है, हमें ज़्यादा एजुकेशन मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हमारा ये जो जनरेशन जब अपने लेवल पे जाएगा, गवर्नमेंट लेवल पे जाएगा, तो आई होप फॉर द बेटर टुमारो।
बट आपको 11-12 के लाइफ में भी या बाद में रिसर्च के लाइफ में भी अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटीज़ थी, आपने फिर भी इंडिया में रहना चुना, क्यों? सिंपल आंसर बहुत सारे हैं। एक तो आई डोंट थिंक आई कैन लिव विदाउट द इंडियन फूड, तो तो मेरे लिए तो लाइफस्टाइल भी बहुत मायने रखती है। मेरे दोस्त, ये मेरे हमेशा से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे दोस्तों की वजह से नहीं गया, पर जो इंडियन लाइफस्टाइल है और अब्रॉड की लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ में फ़र्क है, बट इतना मोटिवेशन नहीं था बाहर जाने का कि वो इस सबको ओवरकम कर पाए। क्या बात, बहुत बढ़िया। यस श्योर। क्वेश्चन ये था, शुड यू वोट फॉर अ करप्ट गवर्नमेंट और शुड यू मूव आउटसाइड? शुड यू वर्क फॉर अ करप्ट गवर्नमेंट, या मतलब शुड यू वर्क इन इंडिया विद अ करप्ट गवर्नमेंट और शुड यू मूव आउटसाइड? So if you think the government is corrupt, okay, you may think that way. What have you done for your country? Excellent question. There is one saying, ask not what a country has done for you, ask what you have done for the country. You know the things are bad, you know it is not working out. So how are you going to make India better? You have lived here, you have grown here, so what are you giving back to your country from where you have lived? राइट, बहुत ही सही जवाब, बहुत ही सही जवाब भी। आपने आपके देश के लिए क्या किया है? लाइक ऋषभ ऑल्सो सेड कि प्रॉब्लम्स अगर मिलते हैं तो उनके सॉल्यूशंस पे आप आपके बिजनेसेस भी खड़े कर सकते हैं, आप आपकी खुद की लाइफ उस पर बना सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अग्रीइंग कि यहाँ प्रॉब्लम्स है, कंग्रेचुलेशंस, यहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी है। अगला क्वेश्चन यश आपसे, अगेन दिस गर्ल वांट्स टू बी एनोनिमस। वो पूछ रही है कि मैं फाइनेंशियली एक वीक फैमिली से आती हूँ और जो मुझे मेडिकल फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, बट मुझे सब कहते हैं कि मेडिकल लेगी तो 30-35 के एज तक पढ़ाई में ही वक्त चला जाएगा, घर में हेल्प कैसे करेगी, सेटल कब होगी, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू आई डू? वर्किंग, इट्स वर्किंग। इट इज़ ट्रू कि मेडिकल फील्ड में पढ़ाई है, यू हैव टू स्टडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड एज फार एज अदर ब्रांचेस आर कंसर्न, अदर ब्रांचेस। बट आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि यू ओनली हैव टू स्टडी, यू स्टार्ट अर्निंग विद दैट। पढ़ाई के साथ साथ ये मिलता है। नाउ व्हेन यू कंप्लीट योर MBBS एंड यू स्टार्ट योर इंटर्नशिप और यू स्टार्ट योर पोस्ट ग्रेजुएशन, you get a stipend for working in a government institute along with your studies, and that stipend is good enough to support you, to support your families, to support your dreams or your hobbies, and keep saving. So it is a pretty good amount of stipend which you start earning as soon as you complete your MBBS. राइट, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई में 30-35 साल तक तो निकल ऐसा जाए। नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई हो रही है, आप साथ में कमा भी रहे हो, Yes. आपकी खुद की लाइफ आप जी भी रहे हो। Yes, and All save right. भी कर रहे हैं। सेव भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली फॉर आवर जनरेशन। वर्ड टू वर्ड रीड करने जैसा अगला सवाल सार्थक मुळे का है, सार्थक जोल से। इज थेरोटिकल लर्निंग more important when we are selected in IIT, or should we focus on skills like coding, stock market, etc.? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे अंडरग्रेड्स को भी आता है, 11-12 वाले बच्चों को तो आना बहुत ही साहजिक है। तो फिर मैं इतना ही कहूँगा कि थियोरी और स्किल्स ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो। बिकॉज थियोरी आपको एक बेस देता है टू डू एनीथिंग। अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज इन टर्म्स की आपको नॉलेज नहीं कि आपको क्या करना है, या फिर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कंसेप्ट की, तो आप बहुत अच्छे से स्किल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। और आज के मार्केट में या फिर आज के जो वर्क प्लेस है वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करते आना चाहिए। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको स्किल्स और उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ स्किल्स से आई डोंट थिंक सो इट इज़ बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छा चाहिए, बिकॉज
इन डेप्थ नॉलेज इज वेरी मतलब आप ये इंपॉर्टेंट. कह रहे हैं कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस थ्योरेटिकल नॉलेज में भी और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी, और अगर आप दोनों हैंड इन हैंड चला सकते हैं तो यू हैव गॉट अ सक्सेसफुल करियर. यस. वेरी नाइस. ओके अंशुल, आपसे ये सवाल रूपाली ने पूछा है, फिटनेस का कितना इम्पैक्ट रियल लाइफ पे होता है? आई डोंट डू एक्सरसाइज बट माई पेरेंट्स फोर्स मी एवरी डे सेइंग इट्स इम्पोर्टेंट बट आई एम कम्प्लीटली फाइन. नहीं, इसमें तो मैं डेफिनेटली आपके पेरेंट्स के साथ जाऊंगा कि फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इसमें एक छोटा सा ऐसा है कि कोविड के टाइम पे एंड ड्यू टू मल्टीपल हेल्थ रीजंस जब भी मेरा फिजिकल फिटनेस बंद होता है, आई कैन एक्सपीरियंस कि मेरी एफिशिएंसी बहुत ड्रॉप हो जाती है, मेरी स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी बहुत ड्रॉप हो जाती है. तो फिजिकल फिटनेस सिर्फ आपके ऐसा नहीं है कि आपके मसल्स और आपकी इसको ट्रेन करता है, आपके बॉडी को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके ब्रेन को स्ट्रेस हैंडल करने की एक ट्रेनिंग देता है जो आपके इस एज एंड जनरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. राइट. इसके अलावा फिजिकल फिटनेस एक टाइप का डी स्ट्रेसिंग एलिमेंट है जो एक टाइप की खुशी देता है आपको और आपको रिलैक्स कर देता है. तो आई वुड से कि फिजिकल फिटनेस आपके डेली पार्ट में होना चाहिए जो आपके डे को एंड करे, जो आपके डे को सीमेंट करे. राइट. डीएफसी खुद इस चीज़ को मानता है, इसीलिए क्लासेस सिर्फ 2 दिन लेता है ताकि 5 दिन ग्राउंड पर बच्चों को खेलने के लिए टाइम दिया जाए. ऑल राइट, हमारे टॉक शो की लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो मैं सभी से पूछना चाहूँगी. यहाँ जितने भी बच्चे हैं, व्हाट मैसेज वुड ईच ऑफ यू वुड लाइक टू गिव टू दीज स्टूडेंट्स? ऋषभ, आपसे शुरू करते हैं. सो आई वुड से कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर. आप जब 99% टाइम्स फेल होते हो तो दुनिया वो याद नहीं रखेगी जब आप 1% टाइम सक्सेस हासिल कर लोगे. सो आई वुड से डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स and give your 100% to anything you do, so you will always succeed. ओके. यश. एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, या फिर मैं मिसकंसेप्शन ही बोलूँगा इसको, जो आई एम श्योर 80-90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव हियर, आई एम गोइंग टू क्लियर दैट. बायोलॉजी इज नॉट अबाउट मगिंग या फिर रट्टा. इट इज़ नॉट अबाउट मगिंग. इट इज़ अबाउट इम्प्लीमेंटिंग वॉट यू रीड नाउ इन फ्यूचर व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर. सामने कोई पेशेंट आएगा या कोई पर्सन आएगा, तब तुमने जो रट्टा मारा है या तुम किताब देख के नहीं कुछ कर पाओगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू ट्रीट हिम. राइट. सेकेंडली, मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट. अभी सब लोग एग्जाम दे रहे हैं, सब लोग स्कूल में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं. मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, बट प्लीज डू नॉट मेक इट एन आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन. राइट. बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों बातें कही ऋषभ ने भी और यश ने भी. निधि, प्लीज, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव? Yeah, my only message to all of you is try to understand कि तुम्हारा potential क्या है, तुम क्या चीज़ें best कर रहे हो, ताकि whatever you do in your future you are happy with your career. ऐसा नहीं कि बस अब पढ़ लिया इसलिए कर रहे हो. Do something that you are enjoying along the way. That is the key to happy life. क्या बात है. अंशुल. मैं एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहूँगा इसी के साथ. मैं आई वुड लिए कि आई से 2 लाइन्स, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा. देयर आर 2, सॉरी ये इंग्लिश में है ये. इट्स ओके. देयर आर 2 wolves. One is fed by the energy of your hopes, dreams. One is fed by your fears, your insecurities. My question to you all is which one wins? I'll just repeat. अंशुल ने क्या कहा? There are 2 wolves. ठीक है, wolves ही बोलूँगी मैं, मुझे हिंदी शब्द अभी याद नहीं आ रहा. एक जो आपके एनर्जी और होप पे फीड कर रहा है, और एक जो आपके सैडनेस, डिप्रेशन और इनसिक्योरिटीज पे फीड कर रहा है. कौन जीतेगा? ये इसी थैंक यू सो मच. बट मैं यही बताना चाहता था कि आप जिसको एनर्जी फीड करोगे वो जीतेगा. आप आपके सैडनेस को ज़्यादा एनर्जी ओवरकम करोगे तो सेकंड वाला जीतेगा. आप जितना अपने होप्स और ड्रीम्स की तरफ जाओगे तो फर्स्ट वाला जीतेगा. द कंट्रोल इज इन योर हैंड्स. ये हमेशा याद रखना चाहिए. So, वो वोल्फ जीतेगा जिसको आप फीड कर रहे हो. फिर अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को फीड कर रहे हो तो फर्स्ट वाला जीतेगा.
निगेटिव एनर्जी को फीड कर रहे हो तो सेकंड वाला जीतेगा। वेरी नाइस थॉट अंशुल। सार्थक? मैं भी जो सभी ने जिन लाइंस पे कहा है उन्हीं लाइंस पे कहना चाहूँगा कि लाइफ इज़ नॉट लीनियर, इट्स अ कर्व। सो हाउ यू डील विद द ट्रॉज ऑफ योर लाइफ, द डेप्थ्स ऑफ योर लाइफ, दैट डिफाइंस यू। राइट। जो आप मुश्किल मोमेंट्स में खुद के लिए कर रहे हैं वही आपका डेफिनेशन बनेगा। सभी के पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। एक बार जोरदार तालियां DFC के इन प्राइड के लिए। वी हैड अ लवली टॉक शो सेशन विद देम और मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा इसमें से कुछ न कुछ पॉइंट सीख कर आज से ही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा। एक बार जोरदार तालियां एंड स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दीज 5। थैंक यू सो मच। आप आपकी सीट्स ले सकते हैं।